हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। फ्रेंड, आज हम बात करने वाले हैं सीआरपीसी यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के में जो चैप्टर 13 है। चैप्टर 13 क्या बात करता है कि जांचों और विचारणों में दंड न्यायालयों की अधिकारिता। अब ये दंड न्यायालय जो है वो कहाँ पर बताया गया, कौन कौन से न्यायालय दंड न्यायालय कहलाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट्स कौन कौन सी है वो बताता है आपका सेक्शन 6। ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उनकी क्या क्या अधिकारिता है, कहाँ तक अधिकारिता है जांच करने और विचारण करने में। अब मान लीजिए कोई अपराध होता है तो उसका क्या किया जाता है, उसका ट्रायल चला जाता है। तो वो जो ट्रायल चला जाता है वो किसी न किसी न्यायालय के अधिकारिता के अंतर्गत वो चला जाता है। तो यहाँ पर उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं जांच और विचारण का स्थान क्या होगा। यदि कोई अपराध किया जाता है तो वहाँ पर उस अपराध को ट्रायल करने के लिए कौन सा स्थान होगा, कहाँ पर उसका ट्रायल किया जाएगा। मान लीजिए पत्रों के द्वारा अपराध हो रहा है कि आपने किसी को पत्र भेजा, ठीक है, कोई अपराध करने के लिए, और कहीं और पत्र मिला है तो वो उसका विचारण कहाँ पर होगा। यात्रा में अपराध का विचारण, यानी कि आप यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, बीच में अगर आपको पर्स गुम गया है, फिर कुछ भी हो, चोरी हुई, कुछ भी हुआ, ठीक है, कोई अपराध हुआ, तब वहाँ पर उसका ट्रायल कौन चलाया है। क्योंकि ये यात्रा में तो आप एक जगह से जाते हैं दूसरी जगह तक जाते हैं, उसके बीच में कई कोर्ट्स आती है, तो कौन से कोर्ट उसका ट्रायल करेंगे, ठीक है, इन सब के बारे में बात करेंगे। और कुछ केस भी हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अब यहाँ पर स्टार्टिंग में बात करें तो आपको जो चैप्टर 13 है, चैप्टर 13 में क्या आपको पूरा पढ़ना है? नहीं, आपको कुछ मेन सेक्शन है जिसको आपको पढ़ना है, ठीक है। और ये आपके, चाहे आप एलएलबी कर रहे हैं या जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर ये इनमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर 13 जो बात करते हैं जांच और विचारणों के में दंड न्यायालय की अधिकारिता के बारे में, और व्हाट टू स्टडी, यानी कि चैप्टर 13 में पढ़ना क्या है, कौन कौन से सेक्शन पढ़ने थे। यहाँ पे जो जो सेक्शन लिखे हैं वही आपको पढ़ना है, ठीक है। 177 जांच और विचारण के मामूली स्थान, ठीक है ना। 178 जांच विचारण के स्थान के बारे में बात करता है, इस दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, ये हम बात करेंगे। 179, 181, 183, 186 और 188 जो भारत के बाहर के अपराधों के विचारण के बारे में बात करता है, ठीक है। इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो आपका सेक्शन आता है वो है आपका 177। 177 में क्या बताया गया, जांच विचारण का मामूली स्थान। प्रत्येक अपराध की जांच और विचारण मामूली तौर पर ऐसे न्यायालय द्वारा किया जाएगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा अपराध किया गया है। अब यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल क्या है कि जहाँ पर भी अपराध किया जाता है, जिस न्यायालय की अधिकारिता के, स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया जाता है, उसी के अंदर क्या किया जाएगा, उस अपराध का विचारण किया जाएगा, उस अपराध का जांच किया जाएगा। अब यहाँ पे बताइए जांच किसके द्वारा की जाती है, जांच किया जाता है मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा, ठीक है। और इन्वेस्टिगेशन यानी अन्वेषण, अन्वेषण किया जाता है किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो उसका इन्वेस्टिगेशन करने का पर्पस क्या होता है, यानी उद्देश्य क्या होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल प्रिंसिपल क्या है कि जांच विचारण कहाँ पर किया जाएगा कि जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत क्या किया गया है, अपराध किया गया है, वहाँ पर क्या किया जाएगा, उसका विचारण किया जाएगा। ये तो होगी जनरल प्रिंसिपल। अब यहाँ पे बात करें 178। अब मान लीजिए क्या है कि जहाँ पर यह अनिश्चित है कि कई स्थानीय क्षेत्रों में से किस में अपराध किया गया है, अर्थात मान लीजिए एक प्लेस ये है और एक प्लेस ये है। अब यहाँ पर क्या है कि यह अनिश्चित है, यह अनसर्टेन है कि अपराध तो हुआ है, ठीक है, अपराध तो हुआ है, ये कोई डाउट नहीं है, लेकिन किस स्थान पर हुआ है, इस स्थान पर हुआ है या फिर इस स्थान पे। तो इन दोनों में से कहाँ पर इसका जांच या विचारण किया जाएगा, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट आता है कि जहाँ अपराध अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र में और अंशतः किसी दूसरे स्थानीय क्षेत्र में किया गया है, ठीक है। तो मान लीजिए कोई अपराध है, अब उसका एक भाग यहाँ पर किया गया, ठीक है, इस स्थान पर, और एक भाग इस स्थान पर किया गया, तब यहाँ पर उसका जो विचारण है वो कहाँ पर किया जाएगा, ये दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। अभी मैं आगे बता रहा हूँ कि कहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। अभी तो आप इस कंडीशन को सुनिए कि पहला क्या है, अनिश्चित है स्थान कि कहाँ पर अपराध हुआ है, और दूसरा कि अपराध तो दोनों जगह हुआ है, ठीक है ना, कुछ एक स्थान में हुआ है और कुछ दूसरे स्थान पे हुआ है। और तीसरा आता है कि जहाँ अपराध चालू रहने वाला है उसका किया जाना एक से अधिक स्थानीय क्षेत्र में चालू रहता है। अब मान लीजिए एक
ए नाम का शहर है, ठीक है, और यहाँ से एक व्यक्ति का अपहरण किया जाता है और यहाँ से बी नाम का जो शहर है वहाँ पर ले जाया जाता है, या फिर उसके बाद यहाँ से सी स्थान पर ले जाया जाता है। तो ये क्या है, कंटिन्यू चल रहे हैं अपराध, ठीक है। तो एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे से तीसरे स्थान पर ये चालू रहने वाला अपराध है। तब वहाँ पर किस शहर के न्यायालय में इसका विचारण किया जाएगा। और चौथा है कि जहाँ विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किए गए कई कार्यों से मिलकर बनता है। अब मान लीजिए जैसे कहीं पे बम विस्फोट करना है, ठीक है। अब यहाँ से क्या किया गया, जो बम बनाने का जो सामान था, ठीक है ना, तो वहाँ यहाँ से कहाँ से मंगाया गया, ए स्थान से लाया गया, उसके बाद असेंबल किया गया, जो भी बनाया गया बी स्थान पर, और सी स्थान पर जाके क्या किया गया, वहाँ पर उसको ब्लास्ट किया गया। तब यहाँ पर क्या है कि किस स्थान पर उसको विचारण किया जाएगा। तो यहाँ पे आता है आपका कि वहाँ उसकी जांच या विचारण ऐसे स्थानीय क्षेत्रों में से किसी पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। यानी कि अनिश्चित है ना, तो जहाँ पर भी लगता है आपको डाउट है कि इस स्थान पर किया गया है या फिर कहीं और किया गया है, तो जिस स्थान पर डाउट है तो वहाँ पर कर सकते हैं। अंशतः एक स्थानीय क्षेत्र है और दूसरा है, तो इन दोनों में से कहीं भी कर सकते हैं। चालू रहने वाला अपराध है, तो जहाँ भी ये है अपराध किया गया है वो उन स्थान में से कहीं भी किया जा सकता है। विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों में किया गया है, तो वहाँ जहाँ किया गया है उनमें से कहीं भी इस केस को फाइल किया जा सकता है, उसका जांच विचारण किया जा सकता है। ये बताता है आपको 178, ठीक है। अब यहाँ पर बात करें 179 की, तो 179 क्या बात करता है कि अपराध वहाँ विचारणीय होगा जहाँ कार्य किया गया है या यहाँ परिणाम निकला है। अब जब कोई कार्य किसी की गई बात के और किसी निकले हुए परिणाम का कारण अपराध है, तब ऐसे अपराध की जांच विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसी बात की गई है, ये ऐसा परिणाम निकला है। अब मान लीजिए यहाँ पर एक स्थान है ए नाम का, ठीक है ना। अब ए नाम के व्यक्ति होते हैं, बी नाम के व्यक्ति होते हैं, हम स्थान यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ए नाम का स्थान है जहाँ पर ये षड्यंत्र रचा गया कि बी नाम का जो स्थान है यहाँ पर जाएंगे और चोरी करेंगे, ठीक है ना। षड्यंत्र कहाँ पर रचा गया, ए नाम का स्थान है वहाँ पर, और बी नाम के जो स्थान है यहाँ पे एक बैंक है, उसमें चोरी करने का प्लान बनाया जा रहा है। तो यहाँ से कहाँ गए, यहाँ पे चोरी करने गए। बात कहाँ हुई थी, ए नाम के स्थान पर, और परिणाम कहाँ पे निकला है, बी नाम का जो वहाँ पे बैंक है वहाँ पे निकला। तो इन दोनों स्थानों में से, ठीक है, कहीं भी इसका क्या किया जा सकता है, जांच विचारण किया जा सकता है। अब एक ये क्वेश्चन है अब यहाँ पे अमीश देगवन वर्सेस भारत संघ एवं अन्य, ये एक केस है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। सेक्शन 181 इसके पहले 180 था, ठीक है ना, उसको हमने डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप पढ़ना चाहते आप पढ़ सकते हैं। 181 में क्या कहता है कि कुछ अपराधों की दशा में विचारण का स्थान। अब कुछ अपराध कैसे हैं, जैसे ठग हो गया। अब ठग आईपीसी में कहाँ बताया गया है, 310 में बताया गया है। इसके पहले 309 में आत्महत्या के बारे में बताया गया है, ठीक है ना, सुसाइड करते तो वहाँ पे पनिशमेंट बताई गई है। और यहाँ पे यदि मान लीजिए ठग या फिर ठग द्वारा हत्या या फिर डकैती के या फिर हत्या सहित डकैती के या डकैती की टोली का होने के या अभिरक्षा से निकल भागने के किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर अपराध किया गया है या अभियुक्त मिला है। अब मान लीजिए किसी ए नाम का स्थान पर क्या किया गया है, ठगी की गई है या फिर हत्या सहित डकैती की गई है या फिर डकैती किया गया है। अब मान लीजिए या फिर जो अभियुक्त है वो बी नाम के स्थान पर मिला, या तो जहाँ पे अपराध हुआ है वहाँ पर इसका विचारण किया जा सकता है, या फिर जो बी नाम का स्थान है जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत आता है उसके द्वारा क्या किया जा सकता है, ऐसे अपराध का विचारण किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो हो गया ठग के बारे में। अब डकैती कहाँ पे आपको परिभाषित है, डकैती के लिए दंड आपका 395 में है। ठीक है, हत्या सहित डकैती आईपीसी में कहाँ पर है, 396 में। अब डकैती की टोली का होने के लिए दंड 400 में है। ठीक है, तो यह आप ध्यान रख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए मैंने बता दिया आईपीसी के बारे में। और दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर, यदि किसी व्यक्ति के व्यापारण या अपहरण के किसी अपराध की जांच या विचारण द्वारा ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर या व्यपहित या अपहृत
किया गया या ले जाया गया या छिपाया गया या निरुद्ध किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ए नाम का व्यक्ति है जिसका अपहरण किया गया। कहाँ से किया गया? मान लीजिए इंदौर से इसका अपहरण किया गया। अब इंदौर से इसको कहाँ ले जाया गया? कोटा यानी राजस्थान इसको ले जाया गया। तब यहाँ पे क्या है, या तो ए जिस जो ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, इसको ले जाया गया। तब इस जिस व्यक्ति ने इसको ले गया है यानी जो अभियुक्त है उसका ट्रायल कहाँ पर चलेगा? कोटा में चलेगा यानी राजस्थान के अंतर्गत, या फिर ए नाम हो जो इंदौर यानी मध्य प्रदेश में इसका जब विचारण चलेगा। तब यहाँ पे क्या है कि जहाँ पर भी उसको ले जाया गया है यानी जहाँ पर भी अपहरण करके ले जाया गया, छिपाया गया था, वहाँ पर किया जा सकता है। या फिर ए नाम का जो व्यक्ति है जहाँ से इसको लेके गया है वहाँ पर भी इसका ट्रायल किया जा सकता है। ठीक है, अब थर्ड आता है कि चोरी। अब यहाँ पे पहला क्या था कि ठग, हत्या, डकैती सहित हत्या, ठीक है ना। और यहाँ पे दूसरे में आ गया व्यापारण अपहरण, तीसरे में आ गया चोरी, उद्यापन या लूट। चोरी कहाँ पे डिफाइंड है? 378 में है, उद्यापन 383 में है और लूट 390 में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, किसी अपराध की जांच के या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा अपराध किया गया है या चुराई हुई संपत्ति को जो ये अपराध का विषय है उसे करने वाले व्यक्ति द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कब्जे में रखी गई है जिसने उस संपत्ति को चुराई हुई संपत्ति जानते हुए विश्वास का कारण रखते हुए प्राप्त किया है। अब मान लीजिए चोरी, उद्यापन या लूट है, ठीक है, तो यह जहाँ पर भी किया जाता है जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत यह अपराध किया जाता है वहाँ पर क्या किया जा सकता है? इसका विचारण किया जा सकता है। या फिर जो चुराई हुई संपत्ति है जिसने ऐसा यह जानता है कि वो चुराई हुई संपत्ति फिर भी उसको कब्जे में रखता है, वहाँ पर जहाँ पर भी कब्जे में रखा हुआ पाया जाता है वहाँ पर उस स्थानीय अधिकारिता में, जिस न्यायालय के अधिकारिता में वो स्थान आता है वहाँ पर ट्रायल चलाया जा सकता है। ठीक है, या फिर जहाँ पर भी चुराई हुई जो संपत्ति, मान लीजिए किसी ने दूसरे को बेच दिया, ठीक है ना, और वो जानता है कि चुराई हुई संपत्ति है, अपने पास रखता है या कब्जे में रखता है या फिर उसको छुपाने में मदद करता है। ठीक है, इन सब सारी चीज़ों में क्या है, जहाँ पर भी वो संपत्ति पाई जाएगी या फिर चोर पाया जाएगा, जो भी है जिसने किया था, जो लूटा गया था, ठीक है, मतलब अर्थात जिसने लूटा था उसका विचारण कहाँ पर होगा? जहाँ पर वो पाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे फोर्थ पॉइंट आता है कि आपराधिक दुर्विनियोग या आपराधिक न्यास भंग। अब आपराधिक दुर्विनियोग और आपराधिक न्यास भंग की सेक्शन आप मुझे बताएंगे। आपराधिक न्यास भंग में एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे क्या है कि आप जो संपत्ति है क्या करते हैं, इंटरेस्ट करते हैं आप, यानी खुद से देते हैं। लेकिन आपराधिक दुर्विनियोग में वहाँ पे संपत्ति जो है स्वयं प्राप्त नहीं होती, कहीं पड़ी हुई मिल गई, ठीक है, जैसे रास्ते में पड़ी हुई अंगूठी मिल गई। या फिर आपराधिक न्यास भंग क्या है कि मैंने आपको एक अपना स्पीकर था, ठीक है, स्पीकर दे दिए कि आप रखे रहिए, मैं आके ले जाऊँगा, मैं कहीं जा रहा हूँ घूमने, ठीक है, और लेकिन लौट के आया तो देखा कि वो जो स्पीकर था उसने बेच दिया, ठीक है ना। तो वहाँ पे क्या किया है, जो मेरा ट्रस्ट था उसको ब्रीच कर दिया है। तो ये क्या कहलाएगा? आपराधिक न्यास भंग, यानी कि जो ब्रीच ट्रस्ट था उसको ब्रीच कर दिया है, तो ये आपराधिक न्यास भंग हो जाता है। तो यहाँ पर किसी अपराध की जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंतर्गत अपराध किया गया है या उस संपत्ति का जो अपराध का विषय है कोई भाग अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्राप्त किया गया है या रखा गया है अथवा उसका लौटाया जाना या लेखा दिया जाना अपेक्षित है। अब यहाँ पे अभियुक्त ने जहाँ पर भी उस आपराधिक न्यास भंग में जो भी संपत्ति है, जो भी विषय है, वस्तु है, उसको जहाँ पर भी रखा है वो क्या किया जा सकता है, वहाँ पर ट्रायल चलाया जा सकता है। या फिर जहाँ पर भी ऐसी संपत्ति को इंटरेस्ट की गई थी वहाँ पर क्या किया जा सकता है, उसकी स्थानीय अधिकारिता में, जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में वो स्थान आता है, तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, उसका विचारण किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट है किसी ऐसे अपराध की जिसमें चुराई हुई संपत्ति का कब्जा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि किसी ऐसे अपराध जिससे चुराई हुई संपत्ति का कब्जा भी है, जांच या विचारण ऐसे न्यायालय द्वारा किया जा सकता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर ऐसा अपराध किया गया है। ये चुराई हुई संपत्ति किसी ऐसे व्यक्ति के कब्जे में रखी गई है जिसने उसे चुराई हुई जानते हुए विश्वास करते हुए। अब ये चीज़ मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड पॉइंट में आप देखें उसी का यहाँ पे दिया गया है, ठीक है ना, सेम यहाँ पे बताया गया है कि चुराई हुई संपत्ति का कब्जा जिसके पास भी है वहाँ पर क्या किया जा सकता है, उसका ट्रायल चलाया जा सकता है जिस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता में वो आता है।
ठीक है। या फिर चुराई हुई संपत्ति जो भी व्यक्ति रखा हुआ है उसके वहाँ पर भी क्या कह सकते हैं, उसको पकड़ा गया है, जब्त किया गया है और वहीं पे उसमें ट्रायल चलाया जाएगा। वहीं पर मतलब कि जिस स्थान पर पाया गया उस स्थान के जो भी अधिकारिता रखने वाला न्यायालय है, सक्षम न्यायालय है, वहीं पर उसका विचारण किया जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका ठग हो गया, हत्याचारी डकैती हो गई, व्यापारण, अपहरण, आपराधिक न्यास भंग, आपराधिक दुर्विनियोग, ठीक है, चुराई हुई संपत्ति, ये सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे हो गया। अब मान लीजिए कि पत्रों के द्वारा आप अपराध कर रहे हैं। पत्रों के द्वारा अपराध कैसे हो सकता है? तो पत्रों के द्वारा क्या हुआ कि आपने यहाँ पे कोटा से यानी राजस्थान से क्या किया, एक पत्र लिखा, कहाँ के लिए? बेंगलोर के लिए। ठीक है, कोटा से आपने पत्र लिखा बेंगलुरु के लिए। किसने लिखा? ए ने बी को लिखा। अब यहाँ पे क्या हुआ, पत्र जो भेजा गया कहाँ से भेजा गया? कोटा से भेजा गया। और जो पत्र जिसने पाया है बी नाम के व्यक्ति ने, वो कहाँ पे मिला है? बेंगलुरु में। तो यहाँ पे क्या है कि या तो ए स्थान जो कोटा है, ठीक है, उस स्थानीय अधिकारिता स्थान में जो भी न्यायालय अधिकारिता रखता है उस वहाँ पर क्या कह सकता है? विचारण किया जा सकता है। या फिर बी नाम का जो भी स्थान है और वहाँ पर जो भी अधिकारिता रखने वाला न्यायालय है वहाँ पर क्या किया जा सकता है? उसका ट्रायल चलाया जा सकता है। जो सेकंड पॉइंट आता है आपका 182 का, ये आईपीसी की जिस सेक्शन 494 है और 495 है। 494 क्या बात करते हैं? विवाह से, यानी द्विविवाह कर लिया जाता है, बाइगेमी के बारे में यहाँ पे बात किया गया। इसी तरह विवाह से रिलेटेड 495 भी है। ठीक है, यदि इस अपराध का क्या ऐसे अपराध किए जाते हैं तो उनका जांच या विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? जिसकी स्थानीय अधिकारी यानी जिसकी लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर ऐसा अपराध किया गया है, या फिर जो अपराधित है जिसने द्विविवाह किया है। अब द्विविवाह कौन कर सकते हैं? या तो पति भी कर सकता है या पत्नी कर सकती है। ठीक है, तो अपराधी ने प्रथम विवाह कि अपनी पत्नी या पति के साथ अंतिम निवास किया। पति है तो अपनी पत्नी और पत्नी है तो अपने पति के साथ अंतिम बार निवास किया है, वहाँ पर क्या कह सकता है? इसका ट्रायल चलाया जा सकता है। या फिर प्रथम विवाह की पत्नी यानी कि जो पहली विवाह की पत्नी है उसके अपराध किए जाने के पश्चात स्थायी रूप से जहाँ निवास करती है वहाँ पर क्या किया जाएगा? उसका ट्रायल चलाया जा सकता है। ये सिंपल सी बात यहाँ पे बताई गई है विवाह से रिलेटेड। ठीक है, अब 183 यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे सेक्शन है 183। अब मान लीजिए इसी में आपका एक केस लॉ भी है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। 183 यात्रा या जल यात्रा में किया गया अपराध। अब मान लीजिए कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, आराम से घूमते हुए जा रहे हैं, वहाँ पर क्या होता है? कोई आपके साथ कोई अपराध हो जाता है, चोरी हो जाती है, ठीक है, रास्ते में मारपीट हो जाती है, या फिर किसी भी प्रकार का जो आपके साथ अपराध होता है, तब आप क्या करते हैं? आप कहीं भी किसी भी रिलेटेड जहाँ पर भी ऐसा आपके साथ अपराध हुआ है वहीं पे आप पुलिस स्टेशन में क्या करते हैं? FIR करवा देते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है कि यदि कोई अपराध उस समय किया गया है जब वह व्यक्ति जिसके द्वारा या वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध या वह चीज़ जिसके बारे में अपराध किया है। अब तीन चीज़ें यहाँ पे बताई गई, जिसके द्वारा अपराध किया गया है, जिसके विरुद्ध अपराध किया गया है, और तीसरा आता है कि जिस चीज़ के बारे में अपराध किया गया है और कहाँ पर किया गया है? किसी यात्रा में, या आप किसी यात्रा में जा रहे हैं, ठीक है, या फिर जल यात्रा, आप समुद्र के रास्ते जा रहे हैं, नदी में कहीं जा रहे हैं, नाव से घूमने जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर, तो वहाँ पर उसकी जाँच या विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जाएगा? तो किस न्यायालय के द्वारा? जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर या उसके अंदर वह व्यक्ति या चीज उस यात्रा या जल यात्रा के दौरान गई है। अब मान लीजिए यहाँ से कोटा से आपने स्टार्ट किया यात्रा, ठीक है, कोटा से होते हुए आपने जयपुर वगैरह घूमा, ठीक है, उसके बाद घूमते हुए आप दूसरे शहर आए, दूसरे राज्य पे आए, ठीक है, यहाँ पे घूमते हुए चले आए। अब मान लीजिए यहीं पे आपके साथ अपराध हो जाता है बीच में, ठीक है, तो यहाँ पर कहाँ पर आपका जो विचारण किया जाएगा या जांच की जाएगी? तो या तो ए स्थान पर किया जाएगा या यहाँ पर किया जाएगा, या फिर इन बीच में जितने भी कोर्ट्स आए हैं, जितने भी न्यायालय आए हैं, अधिकारिता रखने वाले जितने भी न्यायालय थे इस लाइन में, इस रूट पे, तो आपको वहाँ पर विचारण किया जा सकता है। ठीक है, तो आपकी जो रूट है जहाँ से आप निकले हैं उस रूट में जितने भी आप कोर्ट्स हैं जिनकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर से आप गुजरे हैं, वहाँ पर क्या किया जा सकता है? इसका विचारण किया जा सकता है। ठीक है, तो किसके बारे में? या जिसके द्वारा अपराध किया गया है, जिसके विरुद्ध किया गया है, जिस चीज़ के बारे में किया गया हो,
तो वहाँ पर क्या किया जा सकता है, जिसकी स्थानीय अधिकारिता में होकर आप या फिर उसके अंदर से आप गुजरे हैं तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, उसका विचारण किया जाएगा। अब 184 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है ना, 185 नहीं है, 186 क्या बात करता है, संदेह की दशा में उच्च न्यायालय को वह जिला विनिश्चित करना जिसमें कि जांच या विचारण करना है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ 2 या अधिक न्यायालय एक ही अपराध का संज्ञान कर लेते हैं, ठीक है, अपराध कितना हुआ है, 1, और इसका जो संज्ञान कर लेते हैं कौन, 2 न्यायालय कर लेते हैं, एक ए नाम का न्यायालय है और एक बी नाम का न्यायालय है। अब यहाँ पे एक डिस्प्यूट हो जाता है कि इसका ट्रायल चलाएगा कौन, ठीक है, इसका ट्रायल कौन चलाएगा, ए नाम का कोर्ट चलाएगा कि बी नाम का कोर्ट। अब भाई संज्ञान तो दोनों ने लिया है, कॉग्निजेंस दोनों ने ले लिया है। तब यहाँ पर क्या होता है कि जब 2 या अधिक न्यायालय क्या करते हैं, एक ही अपराध के बारे में, अपराध एक ही है, ठीक है, और संज्ञान 2 कोर्ट ले रही, भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यह प्रश्न उठता है कि उनमें से किसे उस अपराध की जांच या विचारण करना चाहिए। वहाँ पर उस प्रश्न का जो डिस्प्यूट उत्पन्न हुआ है कि विचारण कौन सा न्यायालय करेगा, इसका विनिश्चय कौन करेगा। तो पहला पॉइंट यहाँ पे दो चीज़ें बताई गई हैं, 2 पॉइंट। पहला कि यदि वे न्यायालय यानी कि जो ए और बी नाम का कोर्ट है एक ही उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट एक ही हाई कोर्ट के अधीनस्थ काम करते हैं, तो कौन डिसाइड करेगा, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि भैया या तो तुम कर लो या तो तुम कर लो, ठीक है ना। हाई कोर्ट डिसाइड कर देगा किसी एक को कि आप ये क्या करो, इस अपराध का जांच विचारण कर दो। अब ये तो कहेगा नहीं कि भैया तुम दोनों कर लो, जिसका पहले आ जाएगा वही कर लेना, ठीक है ना, फाइनल जजमेंट हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है ना। तो एक को डिसाइड करेगा कि कौन सा यहाँ पे कोर्ट क्या है इसका विचारण करेगा। अब ये बात तो हो गई कि एक ही उच्च न्यायालय में। अब मान लीजिए जो कोर्ट है ए और बी ने क्या किया था, एक ही अपराध का संज्ञान तो लिया था, लेकिन जो इनके हाई कोर्ट्स हैं वो अलग अलग हैं, इसका हाई कोर्ट अलग है, इसका हाई कोर्ट अलग है। तब यहाँ पे इसका कौन विनिश्चय करेगा, तब उस उच्च न्यायालय द्वारा जिसकी अपीली दंडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर कार्रवाई पहले प्रारंभ की गई है। अब यहाँ पे कौन डिसाइड करेगा, अब वो है उच्च न्यायालय, वो है हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। कौन सा हाई कोर्ट, कि जिसकी स्थानीय अपीली दंडिक अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर, यानी कि ये एक यहाँ पे हाई कोर्ट हो जाएगा, ये यहाँ पे हाई कोर्ट हो जाएगा, या इसके जो अधीनस्थ कोर्ट है इसने अगर पहले संज्ञान लिया है तब यहाँ पे होगा, ये हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। यदि तो यहाँ पर क्या है, जिस हाई कोर्ट के स्थान जो अधीनस्थ कोर्ट है जिसने भी पहले क्या किया है उस कार्रवाई का संज्ञान लिया है, वो क्या किया जाएगा, उसके द्वारा विनिश्चित किया जाएगा कि इस अपराध का ट्रायल चलाया जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैंने एक यहाँ पे हाई कोर्ट बताया था, एक यहाँ पे बताया था, जिसके स्थानीय अधिकारिता जो अपीली दंडिक अधिकारिता वालों ने क्या किया है, पहले संज्ञान लिया है, तो वो क्या करेगा, वो डिसाइड करेगा। तब उस अपराध का संबंध में अन्य सभी कार्रवाइयाँ बंद कर दी जाएंगी, यानी कि जो अदर कोर्ट्स ने क्या किया था, संज्ञान लिया था, वो बंद कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे 187 क्या बात का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कि स्थानीय अधिकारिता के परे किए गए अपराध के लिए समन या वारंट जारी करने की शक्ति। अब मान लीजिए किसी प्रथम वर्ग में JMFC जो होता है उसको यह विश्वास करने का कारण दिखाई देता है, ठीक है ना, उसको ऐसा लगता है कि जो उसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी व्यक्ति ने ऐसी अधिकारिता के बाहर, यानी कि जो व्यक्ति है वो कहाँ है, उसी न्यायालय की अधिकारिता में है, लेकिन जो अपराध किया है वो अधिकारिता के बाहर किया है। अब वो अपराध कहाँ हो सकता है, या तो चाहे भारत के अंदर हो या चाहे भारत के बाहर हो, ठीक है। और वहाँ पर उसकी जो जांच है वो 177 से लेकर 185 तक की धाराओं के बीच में जितने भी प्रोविजंस अभी हमने पढ़े हैं उसके उपबंधों के अधीन उसका विचारण ऐसे अधिकारिता के अंदर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जो यहाँ पे उपबंध बताया गया उसके अधीन क्या नहीं किया जा सकता, उसका विचारण तो नहीं किया जा सकता उसकी अधिकारिता के अंदर, किंतु उसको ऐसा लगता है कि उस किसी तत्समय प्रवृत्त अन्य विधि के अधीन उसका विचारण भारत के अंदर किया जाना चाहिए, उसकी अधिकारिता में नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत के अंदर तो उसका विचारण किया जा सकता है ना। तब ऐसा मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ऐसे अपराध की जांच ऐसे कर सकता है कि मानो उसकी ऐसी ही स्थानीय अधिकारिता के अंदर ही किया गया है ऐसा अपराध, ठीक है। तब उसको हाजिर होने के लिए क्या कर सकता है, समन वारंट जारी कर सकता है, ठीक है।
यदि ठीक है, अब यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं, जितना जरूरी था उतने मैं बता दिया है। ठीक है, अब भारत के बाहर किया गया अपराध 188 में क्या है कि जब कोई अपराध भारत से बाहर किया जाता है तो भारत के किसी नागरिक द्वारा, अब चाहे खुले समुद्र पर या अन्यत्र, अब यहाँ पे मैंने एक बताया था कि एक केस बताऊंगा आपको। ठीक है, 183 का, तो उसको पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 183 हमने क्या पढ़ा था कि यात्रा है, जल यात्रा के दौरान अपराध। तो यहाँ पे इसका एक केस है, इसका नाम क्या है, इस सेक्शन 183 से रिलेटेड है केस। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ इटली एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 सुप्रीम कोर्ट का केस है। ठीक है ना, तो केस का नाम आप नोट कर लीजिए, रिपब्लिक ऑफ इटली एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2012 का ये केस है, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट है उसने क्या कहा था इस केस में कि यहाँ पर ये खुली समुद्री यात्रा में लागू नहीं होती, यानी जो खुला समुद्र होता है वहाँ पर यह लागू नहीं होती है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था इसमें कि ऐसे में अपराध जो है मैरीटाइम जोन एक्ट, यानी जो मैरीटाइम जोन एक्ट होता है, ठीक है ना, मैरीटाइम जोन एक्ट है, उसी के अकॉर्डिंग या फिर कोई अन्य तस्वीर विधि लागू होती है उसके अकॉर्डिंग इसका विचारण किया जाता है। ठीक है, यदि खुली समुद्र में कोई अपराध होता है तब। ठीक है, यदि अंदर कोई होता है नॉर्मल, तो वहाँ पे क्या है, इसी के अकॉर्डिंग उसका विचारण किया जाएगा सीआरपीसी के तहत। लेकिन अगर खुले समुद्र में किया गया है तो जो मैरीटाइम जोन एक्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी उसका विचारण किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया गया था कि खुले समुद्री यात्रा में यह लागू नहीं होती है 183, बस इतना ही बताया गया था इसमें 183 में रिपब्लिक ऑफ इटली वर्सेस एंड अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। ठीक है, तो 183 का केस आपने लिख लिया होगा आई होप। ठीक है, तो अब यहाँ पे 188 में क्या बताया गया, भारत से बाहर किए गए अपराध। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है, आप देख सकते हैं MPCJ 2013 में इसमें से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो भारत के बाहर जब कोई अपराध भारत से बाहर किया जाता है तो भारत के किसी नागरिक द्वारा चाहे खुले समुद्र पर या फिर अन्यत्र कहीं पर किया गया हो। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाना अपराध, भारत के किसी नागरिक द्वारा, कहाँ पर किया जा रहा है, चाहे खुले समुद्र में किया जा रहा हो या अन्यथा कहीं पर किया जा रहा हो। दूसरा पॉइंट आता है किसी व्यक्ति द्वारा जो भारत का नागरिक नहीं है। ऊपर बताया गया कि भारत का नागरिक, और नीचे क्या बता दिया गया कि भारत का नागरिक नहीं हो लेकिन भारत में किसी रजिस्टर्ड जो पोत है, विमान है, यानी जलयान है, विमान है, उस पर ऐसा अपराध किया जाता है उसके द्वारा, कोई विदेशी व्यक्ति के द्वारा, तब वहाँ पर इस अपराध के बारे में उसके विरुद्ध ऐसी कार्रवाई की जा सकती है मानो वह अपराध भारत के अंदर उस स्थान में किया गया है जहाँ पर वो पाया गया है, यानी कि जहाँ पर भी वो पाया जाता है तो वहाँ पर उसका विचारण किया जाएगा। परंतु इस अध्याय की पूर्ववर्ती धाराओं में किसी बात के होते हुए भी, यानी कि इसके पहले हमने जो भी प्रोविजन पढ़े उसको उसके किसी भी बात के होते हुए उसको छोड़ दीजिए। ठीक है ना, वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, तो उसके किसी बात के होते हुए भी किसी अपराध के भारत में जांच या उसका विचारण केंद्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यदि भारत के नागरिक है, चाहे खुले समुद्र में अन्यथा कर रहा है, या भारत का नागरिक नहीं है लेकिन भारत से रजिस्टर्ड किसी पोत विमान पर कर रहा है, तब वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट की पूर्व मंजूरी लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही इसका क्या कह सकता है आगे विचारण किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद 189 में है आपको भारत के बाहर किए गए अपराधों के बारे में साक्ष्य लेना। ठीक है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये और इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कार्रवाई शुरू करने के लिए अपेक्षित शर्तें क्या होनी चाहिए, संज्ञान कैसे लिया जाता है, कौन सा मजिस्ट्रेट संज्ञान लेता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, तो मिलते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में।